जय हिंद दोस्तों। YouTube पर अगर आप नाच गाकर उछल कूद कर ड्रामा तमाशा गीत संगीत आदि कर पढ़ाने वाले शिक्षकों से पढ़कर थक गए हैं किंतु सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या तो दोस्तों कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन रुक जा रहा है, तो स्वागत है आपका हेलो शिक्षा परिवार में। दोस्तों इसमें पढ़ाने वाले सबसे बड़ी बात बता दें कि इसमें पढ़ाने वाले सभी शिक्षक जो है वह सरकारी सेवाओं में चयनित हैं। अपनी सेवा से कुछ समय निकाल करके आप सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन पेपर या कुछ फाउंडेशन बैचेस, जैसे हमारी पॉलिटी की भी फाउंडेशन बैच चल रही है, ज्योग्राफी की भी फाउंडेशन बैच चल रही है, को लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके आप इस सीरीज का लाभ उठाएं। एसएससी जीडी के लिए हमने जो है प्रैक्टिस सेट 1 जो लाया था उसको काफी विद्यार्थियों ने पसंद किया। अब प्रैक्टिस सेट 2 हम लाए हैं। चलिए आइए तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। जो भी दोस्तों, मैं भी गवर्नमेंट सर्विस करता हूं, तो जितने भी टीचर हैं वो काफी व्यस्ततम समय से में से आप लोगों के लिए कुछ समय निकाल करके प्रैक्टिस सेट या पेपर बनाने का या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक नए तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प मिल सके। आसान तरीके से कठिन चीजों को कैसे आसानी से समझ सकते हैं, उस तरीके से हम लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 का प्रैक्टिस सेट टॉप 20 प्रश्नों की श्रृंखला, इन टॉप 20 में से वादा करते हैं दोस्तों 1500, 2000, 3000 प्रश्न आप बड़ी बड़ी कोचिंगों से लेते होंगे, लेकिन हमारे केवल टॉप 20 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न हर एक प्रैक्टिस सेट से आपके परीक्षा में दिखेंगे। हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपको नहीं लाएंगे, मैक्सिमम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट में आपको वो चीजें देंगे जो प्रश्न सीधे आपको एग्जाम में दिखेंगे। ये वो प्रश्न है, कई बार एसएससी जीडी या कई परीक्षाओं में रिपीट किए हुए प्रश्न हैं, उनका कलेक्शन हम बना करके लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन आती है आपके लिए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो। स्वामी विवेकानंद की यह लाइन आपके जहन में गूंजनी चाहिए। तब तक दोस्तों हमें नहीं रुकना है जब तक हम मंजिल यानी सफलता को न प्राप्त कर ले, जब तक हम अपने माँ बाप का सपना या जो हमने सपना देखा है सरकारी नौकरी के तमगे का, या फिर जो हमने सपना देखा है देश की सेवा करने का, उसको न प्राप्त कर ले। चलिए दोस्तों हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की सरकार के कदमों में से नहीं है। सरकार जो भी कदम उठाई है या स्टेप उठाई है उनमें से आपको इसमें एक समझना है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये यहाँ पर वित्तीय समावेशन शब्द आप ध्यान रखेंगे कि वित्तीय समावेशन यानी कौन सी ऐसी योजना जिससे जो है फाइनेंशियल बेनिफिट पब्लिक को नहीं होना है, जनता को नहीं होना है, इसे वित्तीय समावेशन कहते हैं। जो है इसे जो है फाइनेंशियल, इसको आप समझेंगे, और इंक्लूजन ये जो फाइनेंस से संबंधित है वह योजना जो है उससे संबंधित आपके लिए बात की गई है। कौन सी योजना है फाइनेंस से संबंधित या कौन सी योजना नहीं है, आइए उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री, पहली योजना जो आप देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। हम सारी योजनाओं के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। प्रश्न आपने समझ लिया होगा, कौन सी योजना ऐसी है जो वित्त से संबंधित है, वित्त से लेन देन से संबंधित है या पैसे से संबंधित है पब्लिक के लाभ से, और कौन सी नहीं है, उसी का यहाँ पर छटनी होनी है। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों में। ये निगेटिव प्रश्न दोस्तों जो पूछता है नहीं है वाला, इसको आप ध्यान रखेंगे। यानी कि इसमें 3 ऐसी योजनाएं हैं जो वित्तीय समावेशन की योजनाएं हैं, और एक ऐसी योजना है जो वित्तीय समावेशन की योजना नहीं है, जो पैसे से संबंधित नहीं है या जिसमें कोई अन्य लाभ मिलना है। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। आप जानते हैं पीएम सुरक्षा बीमा योजना के बारे में 9 मई, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, जैसा कि आपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना जो है 9 मई सन 2015 में स्टार्ट होती है। इसको आप ध्यान देंगे, सन 2015 में, और यह कोलकाता से जो है प्रधानमंत्री साहब हमारे प्रारंभ करते हैं। तो यह भी एक वित्तीय जो है बीमा संबंधित है, तो ये फाइनेंशियल जो है यह भी हमारी जो है एक फाइनेंस की योजना है। यह माने आप फाइनेंस समझेंगे, वित्त से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका तो पूछिए में जो फ्री में खाते खुल रहे थे, यह भी फाइनेंशियल योजना है, और यहाँ तक कि यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी। यह योजना को ध्यान देंगे कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना निकल करके आती है। विश्व की सबसे बड़ी जो पीएम जनधन योजना, जो जनधन खाते खोले जाते हैं, जिसके तहत फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए, आप लोग भी इसमें खाता खुलवाएंगे, तमाम लोग इसमें खाता खुलवाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका अगर आप जो है कि देखते हैं शुरुआत कब हुई थी, तो यह 15 अगस्त 2014 के लमसम में इसका स्टार्टिंग हुई थी। प्रधानमंत्री ने जैसे ही जो है पीएम बने उसके बाद इन्होंने शुरू किया था। तो इस डेट को भी जरा आप याद रखेंगे कि 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं, 15 अगस्त 2014 को
इसमें इसको लाया गया 15 अगस्त 2014 को, ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद आती है, ये भी हमारी वित्तीय समावेशन की योजना, इसको भी आपने समझ लिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जब बीमा आ जाता है तो वित्त बिल्कुल उसमें लगना है, ये ध्यान देंगे, इसको पकड़ लेंगे आप यहाँ से। यह भी हमारी फाइनेंशियल योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह 2015 में जो है शुरू होती है। बैंक से आपके जो है कुछ एक प्रीमियम कटता था जिसमें आपको बीमा मिलती थी, किसी को कुछ मिला नहीं, लेकिन बस कटता रहा होगा और कटा भी कई लोगों का। बाद में इसको लोग बंद भी करवाने लगे जब कोई बेनिफिट नहीं देखा। तो खैर सरकारी योजनाएं चलती ही हैं, कुछ ऐसे ही हैं। 2015 में लॉन्च होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक प्रश्न में आपको हम ये चारों योजनाएं बता देंगे। आपने चारों के बारे में, बीमा योजना के बारे में भी, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के बारे में भी समझ लिया आपने, 9 मई 2015 कोलकाता से स्टार्ट होती है। जनधन योजना के बारे में, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, 15 अगस्त 2014 को स्टार्ट होती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 2015 में स्टार्ट होती है, वित्तीय समावेशन की योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए कोई वित्त से संबंधित मैटर नहीं है। पीएम उज्ज्वला योजना, तो पीएम उज्ज्वला योजना में क्या है, यह 1 मई 2016 को शुरू होती है। जो पीएम उज्ज्वला योजना है, इसका भी डेट थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, 1 मई 2016 को यह प्रारंभ होती है पीएम उज्ज्वला योजना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें गैस कनेक्शन दिए जाते हैं महिलाओं को, जो है गैस कनेक्शन, एलपीजी, इसको ध्यान देंगे आप, एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। उज्ज्वला, पीएम उज्ज्वला योजना के हर पेट्रोल पंपों पे आपने पीएम साहब का फोटो देखा होगा, जो मुस्कुराते हुए कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसका एक स्लोगन भी है, इसको भी याद रखेंगे कि पीएम उज्ज्वला योजना का जो है स्लोगन क्या है, तो वह है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसको जरा सा आप याद रखेंगे, कभी कभी यह भी पूछता है कि स्वच्छ ईंधन से संबंधित यह है, ईंधन आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, स्वच्छ ईंधन। एक इसी में उज्ज्वला में एक आता है उजाला योजना, पीएम, सारी चीजें यही रहती हैं, उजाला योजना। तो उजाला योजना ध्यान रखेंगे, अगर उज्ज्वला की जगह उजाला लग गया तो इसमें एलईडी बल्ब बांटने की बात आती है उजाला योजना में, इसको भी ध्यान रखेंगे, यह अलग है। तो यहाँ पर उत्तर जो निकल के आता है कौन सी नहीं है, तो उत्तर डी आपका सही हो जाता है दोस्तों, क्योंकि डी जो है वित्तीय समावेशन इससे संबंधित नहीं है, यह जो है घरेलू ईंधन से या फिर महिलाओं को एक दी जाने वाली सुविधा एलपीजी से संबंधित है। तो जो है इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही रहता है। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। डेटा तो हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन हम उसको आपको वही चीज देंगे जो एग्जाम में आपको अधिक से अधिक प्रेशर ना आए, जिस पर आप चीजों को आसानी से हल कर पाए परीक्षा में आने वाले कंटेंट। क्योंकि मैंने इस भर्ती को कई बार एसएससी, जीडी, एसआई, सीपीओ, एसआई, इन सब भर्ती पर जो भी पेपर हम लोग तैयार किए हैं मिल करके, ये सभी हमारे साथी जो है एक कई बार इन भर्तियों को क्रैक किए हैं, सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छा खासा अनुभव होता है। हालांकि हम लोग का बहुत ही पैसा नहीं है कि हम केवल टीचिंग के लिए, लेकिन हाँ एक पैशन है, इसलिए हम लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। लेकिन अब आप लोग का सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है, जिससे हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं, हाँ इस फील्ड में भी हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं आप लोगों के लिए। विद्यार्थी परेशान रहते हैं, कोचिंग सेंटर महंगे महंगे टेस्ट सीरीज, महंगे महंगे बुक्स, महंगे महंगे कोर्स बेच रहे हैं, उस स्थिति में हम आपके लिए फ्री में सारी चीज़ें और बेहतर क्वालिटी के कंटेंट लाए हैं। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को अपने। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? आइए देखते हैं किस भाग को, थोड़ा शब्द बदलता है तो बच्चा कंफ्यूज होने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब यही आपको पकड़ना है चीजें, कि जब लगे कि अनुभाग क्या है तो आप जो समझ में आ रहा है वही पकड़ लीजिए, भाग समझ में आ रहा है बस ठीक है, इसी को पकड़ लीजिए। तो भाषाएं, तो भाषा को तो अंतरात्मा से कभी कई प्रश्न बनते हैं, भाषा को तो अंतरात्मा कहा नहीं जाता है, ऐसा इसमें कोई कंटेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 2 में आप देखते हैं कि भाषा से संबंधित कोई ऐसा मैटर नहीं है। नागरिकता जो है तो उसमें भी नागरिकता, भारत की नागरिकता जो है उसमें भी कोई अंतरात्मा जैसा मैटर नहीं है। संघवाद जो है ये भी अच्छी चीज है, लेकिन अंतरात्मा नहीं। मौलिक अधिकार में जो है आर्टिकल नंबर 32 आप जानते होंगे, जो है संवैधानिक उपचारों का उपचार, आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का उपचार जो है, इसको जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, संविधान फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। तो चूंकि अनुच्छेद 32 नहीं है यहाँ पर, तो आप इसको जो है सही कर लेंगे, यहीं से आपका मौलिक अधिकार। अच्छा, एक और आत्मा संबंधित, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान निर्माताओं ने, इससे भी प्रश्न आता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला अगर आता है
तो उन्होंने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि वो अधिकारों में विश्वास, क्योंकि जनता के अधिकारों को सर्वोपरि रखते थे। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किंतु प्रस्तावना की बात आती है तो संविधान सभा में इसको भी जो है संविधान निर्माताओं ने हमारे प्रस्तावना को जो है संविधान सभा का की आत्मा कहा है। इसको आप ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना जो है संविधान सभा की आत्मा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप कई बार देखे भी होंगे, लेकिन हाँ हम चारों ऑप्शंस को आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे जिससे आप जो है इसको आसानी से हल कर पाए। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, नहीं, बी के एम मुंशी, सी बी आर अम्बेडकर, या डी जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मसौदा समिति के कौन जो है मसौदा से संबंधित है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है मसौदा से संबंधित है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं, या इसी को हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं। ये भी आप जरा सा ध्यान रखेंगे, प्रारूप समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हम बहुत कम समय में आपको उत्तर बताएंगे जिससे कि आप जो है आसानी से हल कर पाएं। बहुत यहाँ पर टेस्ट आपको उस तरह से नहीं, आपको चीज़ों को, हमारा मकसद है याद कराना। आप भी कॉपी पेन से अगर सही कर पा रहे हो तो 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं जरा सा आप हमें एक बार बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें लगे कि किस स्तर पे आपकी तैयारी चल रही है। तो हमें प्रश्नों को किस स्तर पे और हार्ड करने की या कठिन करने की आवश्यकता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर टाइप करें या लिखें कि किस तरह से आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है या फिर नहीं पसंद आ रही है। वो भी चीज़ें हमें लिख करके अवगत कराएं, इसमें क्या संशोधन की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों से हमें आप अवगत कराएं। और अपने साथियों को, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं या जो ज़रूरतमंद साथियों हैं, जो हम एक मुहिम शुरू की है कि उन तक पहुँचे चीज़ें, उन तक आप शेयर करें। तो इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें वार्ता समिति, जो वार्ता प्रक्रिया थी, इसका इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया था। वार्ता प्रक्रिया, जो भी चीज़ों पे वार्ता होती थी, वार्ता प्रक्रिया का इसको ध्यान देंगे आप कि वार्ता प्रक्रिया के अध्यक्ष जो है इनको बनाया गया था। के एम मुंशी के बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कार्य संचालन, के एम मुंशी जो है इन्हें कार्य संचालन का बनाया गया था। के एम मुंशी इन्हें बनाया गया था कार्य संचालन का, ये भी याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू का काम था, आप जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं कि संविधान सभा में प्रस्तावना वगैरह में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा, सारी चीज़ें। तो संघवाद का जो है, जो संघवाद की समिति थी, जो संघ का काम, इन्हें जो है संघवाद का इन्हें बनाया गया था अध्यक्ष, ये आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मसौदा समिति, राजेंद्र प्रसाद वार्ता प्रक्रिया समिति, के एम मुंशी कार्य संचालन, कार्य किस तरह से चलेगा पूरी चीज़ों का ये निर्धारण करते थे, तथा संघवाद का जो है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सस्योत्सव है? थोड़ा टेढ़ा शब्द आ जाता है लेकिन आप इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान शब्द है, इसको याद कर लेंगे। कई परीक्षाओं में इसको परीक्षक सोचता है कि ऐसी चीजें डालो कि स्टूडेंट एग्जाम हॉल में ही चकरा जाए, लेकिन चकराना नहीं है। ऐसे 10 से 15 ऐसे वर्ड आते हैं जो है हमने भी अपने करियर में कुछ ऐसे जो है 15-20 वर्ड देखें जो कभी हम सुने नहीं होते हैं, सीधे एग्जाम हॉल में उनसे मुलाकात होती है, लेकिन उनको भी हम डील करने का प्रयास करते हैं। जैसे अब ये तो आपने अभी तक अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। अब इसमें देखिए सस्योत्सव के बारे में, दशहरा आप मनाते हैं, कभी इसमें सस्योत्सव शब्द नहीं सुने। जन्माष्टमी मनाते हैं, कभी नहीं सुने। अक्षय तृतीया भी जानते हैं, नहीं सुने। तो ओणम पे लगा दीजिए, नहीं सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम आपको ट्रिकी वे में बता रहे हैं, बाकी तो पढ़ना ही है चीज़ों को। सस्योत्सव के बारे में हम अभी आपको बताते हैं इसमें क्या है। तो सस्योत्सव क्या है कि फसल की कटाई, जब ये फसल की कटाई होती है दक्षिण भारत में, तो फसल की कटाई का एक उत्सव है। एक्चुअली जितने भी त्यौहार जो है इंडिया में ज़्यादातर फसलों से संबंधित आप जानते हैं, तो फसल की जो कटाई करते हैं तो उसका एक उत्सव मनाया जाता है, पोंगल। तो उसी इसमें जो है एक त्यौहार मनाया जाता है पोंगल, और इसी समय जो है हमारा ओणम जो है इससे संबंधित हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत आसान भी नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो पकड़ लेंगे। एग्जाम हॉल में आपको वही करना है जो आपका माइंड मैसेज दे रहा है। दशहरा में आपने सस्योत्सव नहीं सुना, जन्माष्टमी में नहीं सुना, अक्षय तृतीया में नहीं सुना, ओणम के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, चूंकि आप इन चीजों से नहीं वाकिफ है, तो ओणम लगा देंगे बिल्कुल।
अब बाकी जो उस दक्षिण भारत के लोग हैं ओणम के बारे में सुने तो जाहिर सी बात है कि सच से सो सुने होंगे, वो तो सही कर ही लेंगे। तो इस तरह से हमें प्रश्नों को टेकल करना है, ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्नों को। इसकी भी हम आपको जो है साथ में ट्रेनिंग लेते चलिए कि कैसे इनसे निपटना है। अगला देखिए, हाइपरमेट्रोपिया, एक शब्द हाइपरमेट्रोपिया, बड़ा बड़ा शब्द आता है लेकिन इससे डरना नहीं। हाइपरमेट्रोपिया एक जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, परीक्षा में आपके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आप नौकरी नहीं पा लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? निगेटिव प्रश्न आता है, गलत खोजना है, यानी 3 इसमें सही होंगे। ये तो एक तरह से कुछ लोगों को लगता है कि कठिन है, लेकिन मुझे तो ये प्रश्न आसान लगता है, क्योंकि जब 3 सही हो जाते हैं, उसमें से 2 भी मुझे आ रहा है तो उससे संबंधित हम एक तीसरा खोज लेते हैं, चौथा अपने आप अलग निकल जाता है। आइए देखते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि हाइपरमेट्रोपिया है क्या। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में सीधा से यहाँ मैं लिख दे रहा हूं कि दूरदृष्टि दोष आप जानते हो, जो दूरदृष्टि दोष, इसको तो आप समझ ही रहे होंगे। जो दूरदृष्टि दोष होता है इसे ही हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दूरदृष्टि दोष की चीज है। और एक होती है दूरदृष्टि और एक होती है मायोपिया, जो है निकट दृष्टि। फिलहाल आप हाइपरमेट्रोपिया पे कंसंट्रेट करेंगे, फिर हम आपको निकट दृष्टि दोष भी बताएंगे। के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, नेत्र गोलक यानी आई बाल में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगले पे चलिए खोजते हैं थोड़ा सा। प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से देख नहीं सकता। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि दूरदृष्टि रहेगी तो वह दूर की चीजों को तो देख लेगा, लेकिन आसपास की, इसमें उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब कि दूर की चीजों को देख पा रहा है, जो भी उससे दूर है इन चीजों को तो व्यक्ति देख पा रहा है, लेकिन पास की चीजों को व्यक्ति जो है नहीं देख पाएगा। ये आप समझेंगे फिलहाल। तो ये वाला तो हमें सही लग रहा है, इसमें सही है बिल्कुल। इसलिए यह इसलिए उत्पन्न होता है कि आंख के लेंस की फोकस की लंबाई बहुत लंबी होती है। फोकस, हाँ बिल्कुल, दूर की चीजें देखेगा, पास की नहीं। ये भी हमें सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर निकल के आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा आप इसको एक बार समझ लेंगे कि किस तरह से जो है ये चलता है, कैसे डील किया जाता है इसको। एक बार इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। जैसे दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो है ये जो दूरदृष्टि दोष आपका शब्द है, इसमें प्रकाश जो है आपको, जो प्रकाश रेटिना के पीछे बनता है, प्रकाश जो है रेटिना के पीछे बनता है, थोड़ा रेटिना के पीछे बनता है। अब प्लस इसका इलाज क्या है, ये प्रश्न जो मैं वही चीज बताऊंगा जो प्रश्न में आता है। जो पास की चीजें धुंधली दिखती हैं, और इसका इलाज होता है, इसमें किस लेंस पूछता है बार बार परीक्षा में, तो दूर है तो इसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है ताकि वो पास का देख सके। और इसी तरह से एक होता है मायोपिया। मायोपिया 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 में क्या होता है, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मायोपिया को समझेंगे कि मायोपिया को निकट का दृष्टि दोष कहते हैं। आप जो है इस तरह से देखेंगे। तो मायोपिया में क्या होता है कि इसमें जो है पास की चीजें तो दिखेंगी आपको, पास की चीजें आपको क्लियर दिखेंगी, लेकिन तो दूर की चीजें आपको नहीं दिखेंगी। दूर की चीजें आपको एकदम क्लियर नहीं दिखेंगी। अब इसमें जो है किस तरह के लेंस का प्रयोग होता है, जब इसमें उत्तल लग रहा है तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग हो जाएगा। ये आप ध्यान देंगे। फिलहाल यहाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जो है ऑप्शन नंबर ए को सही कर पा रहे होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा आप अपने कॉपी में, बुक में भी देख लेंगे, अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। यह वो प्रश्न है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि यह प्रश्न चाहे एसएससी, जीडी, पुलिस, एसआई, बैंक, रेल, कहीं पर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को एक बार आप अगर कंठस्थ कर लिए, पढ़ लिए, यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट का बहुत तो नॉलेज इतने कम समय में प्रश्नों को हल कराते समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर बस मैं आपको एक टच कर रहा हूं आपके उन चीजों को जो एग्जाम में आती हैं, तो ताकि आप इन चीजों को पढ़ें, इन चीजों को देख करके, सर्च करके कंटेंट्स को आप देखें और एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, कोई ऐसे प्रश्न नहीं है जो अनावश्यक डाल दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं, निम्नलिखित में से असम से संबंधित लोक नृत्य है। बार बार लोक नृत्य का प्रश्न आता है। असम का लोक नृत्य बिहू, बिल्कुल सही है। बगरुम्बा एकदम असम का लोक नृत्य है। मंदजास अभी नहीं समझ में आया। डी सत्रिया, तीनों है असम के। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है
मंदजास असम का लोक नृत्य नहीं है। तो यही सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। मंदजास क्या है? मंदजास दोस्तों जो है जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है। इसके बारे में आप जो है देखते हैं तो ये हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो है लोक नृत्य निकलता है। ये जम्मू एंड कश्मीर का हमारा लोक नृत्य है, इसको आप समझेंगे। बाकी जो है ये सब असम के हैं, तो तीनों असम के हैं, सी ऑप्शन मंदजास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? बिल्कुल इसमें भी देखिए खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इस तरह से जो एक खाद्य श्रृंखला बनती है, तो शीर्ष स्तर पर कौन होता है जो लगभग सभी को खा लेता है? तो भैया यहाँ पर आ जाता है मनुष्य। इसका सीधा सीधा आप याद रख लीजिए इसको, मनुष्य। मनुष्य हमारा जो है शाकाहारी भी है, मनुष्य क्या खा जाएगा कोई गारंटी नहीं है, मांसाहारी भी है, और सर्वाहारी तो जब दो सब कुछ खा रहा है तो सर्वाहारी है। मतलब कि चील जो चीज खा रही है वो भी मनुष्य खा लेगा, शेर जो खा रहा है वो भी, सर्प जो खा रहा है वो, मतलब कहने का ये है कि मनुष्य, सर्प मछली भी खा ले रहा है तो मनुष्य मछली भी खाएगा, शेर जो है हिरन को खा रहा है तो मनुष्य भी हिरन को और बकरी को खा ले रहा है, बिल्कुल खा ले। चील जो है अगर किसी चीज को, मुर्गी या चूजे या बच्चों या अंडे या किसी चीज को खा रहे तो मनुष्य भी खा रहे। मतलब शाकाहारी उसी तरह से पत्तियां हैं, बकरी है वो खा, तो सबसे टॉप पे जो है मनुष्य कब्जा कर लेता है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? जो लाइफ साइकिल हमारी चलती है, जिससे हमारा जीवन चलता है, इसको जरा से ध्यान देंगे। प्रश्न बड़ा आसान है लेकिन समझेंगे तब। कौन सी ऐसी इसमें पर कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं, कुछ सिस्टम है, उनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, अगर वो न भी हो तो भी जीवन बहुत प्रभावित नहीं हो? हालांकि देखते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन। भैया ये तो पूछो ना, उत्सर्जन तो एकदम जरूरी है। जरा से भी जो है अगर किसी का टट्टी पेशाब बंद हुआ कि मामला फिट एकदम जो है, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना है, तो उत्सर्जन तो रोक नहीं सकते। तो जीवन का अति आवश्यक, सबसे हाई लेवल का आवश्यक चीज है। पोषण, हाँ भोजन, बिल्कुल खाना पीना, पोषण मतलब भोजन आ जाता है, ये भी आवश्यक है। प्रजनन को भी ध्यान देते हैं, तो अगर प्रजनन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो भी जो है हमारा लाइफ साइकिल टूट जाएगा और जीवन बाधित हो जाएगा, आगे चीजें नहीं बढ़ पाएंगी और विलुप्त प्राय जैसी चीजें आने लगेंगी। कोई प्रजाति या किसी में भी हो, मनुष्य में भी प्रजनन खत्म हो तो मनुष्य की संख्या घटने लगेगी। संचारण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, संचारण में कुछ ऐसा नहीं है, संचारण आपका सही हो जाए, क्योंकि अब भैया टूर वगैरह नहीं प्लान करेंगे, बहुत घूमेंगे फिरेंगे नहीं, देश विदेश नहीं जाएंगे, तो भी जीवन प्रक्रिया एक जगह रह करके चल सकती है। फिलहाल यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही उत्तर निकल के आता है। ऐसे हमें खोजना है दोस्तों, खोजेंगे मिलेगा, इसी में है। 4 ही तो ऑप्शन है, 4 में से एक को खोज लेना है, नौकरी पक्की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ऐसे वीडियोस आपके हम ले लाता रहेंगे, रेगुलर क्लासेस लाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा चीज़ों को शुरू की गई है जल्दबाजी में, लेकिन आपको हम वादा करते हैं कि रेगुलर आपको क्लासेस, पॉलिटी की फाउंडेशन बैच चल रही है, ज्योग्राफी की फाउंडेशन बैच चल रही है, और एक अच्छे वे में क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। केवल वो जो यूट्यूब पे आप देखते हैं एकदम भरे पड़े हैं उस तरह के कंटेंट, वैसे नहीं, कंटेंट सबसे अलग रहेंगे, चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो एग्जाम रिलेटेड रहेंगी। हमारा सपना सिलेक्शन दिलाना है, जैसे हम नौकरी पाए हैं वैसे आपको भी सिलेक्शन मिले, नौकरी मिले, इस तरह से। क्योंकि हम लोग जो समय निकाल रहे हैं पढ़ाने के लिए, बहुत ही जो हमारा टाइम होना चाहिए, फैमिली टाइम, या फिर जो हम अपने लिए समय निकलता है ड्यूटी करने के बाद, उस टाइम को हम आपके लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टाइम जो है बहुत कीमती है। चलिए आप देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है, इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व को आप ऐसे समझ लीजिए कि व्यक्तियों की संख्या जो है, यह जो है जनसंख्या घनत्व का एक फार्मूला होता है कि व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, व्यक्तियों की संख्या प्रति जो है 1 किलोमीटर में, यानी 1000 मीटर में, 1000 मीटर में व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो इसमें जो है जनसंख्या की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किंतु जब घनत्व की बात आएगी तो बिहार यहाँ पर आगे निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए
सही हो जाता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जब आप देखेंगे दोस्तों, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पर लगभग 1100 प्लस। एक्चुअल आंकड़े की अगर आप बात करेंगे तो 1106 व्यक्ति प्रति 1000 मीटर में रहते हैं, वर्ग मीटर में रहते हैं। 1106 व्यक्ति प्रति 1000 मीटर स्क्वायर में निवास करते हैं, 1106 व्यक्ति, इसको ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही। थोड़ा सा आप जो है सेंसस को भी, आंकड़ों को, जो जनसंख्या घनत्व के या फिर पॉपुलेशन के आंकड़ों को देख कर एग्जाम में जाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। ऑप्शन, इसको देखने के बाद हम प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों में, जो अवशिष्ट मामले जानते हैं कि ऐसे मामले जो सेंट्रल और राज्य के अलावा जो मामले बच जाते हैं, अदर जो है मैटर, विशेष मैटर, तो अवशिष्ट मामलों में कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? ध्यान देंगे, समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक अवशिष्ट मामले जो हो जाते हैं, तो इस तरह की जो है संघ, जिनमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं, तो इस तरह से जो एक तो जो है संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची है। इसके अलावा कुछ मामले जो है अवशिष्ट मामले, तो अवशिष्ट मामलों में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? पॉलिटी का प्रश्न है, ध्यान देंगे। तो जैसा कि इंडिया के बारे में आपको हम एक बात बताएं, भले ही जो है आप पॉलिटी में अध्ययन करेंगे जो बड़े स्तर पे, तो आपको मिलेगा कि राज्य सरकार में विधानसभा है, राज्य में कुछ राज्यों में विधान परिषद भी पाई जाती है जो राज्य में शासन करती है, बात समझ लीजिए। लेकिन जितने भी ये लोग कानून पास करेंगे, बिल या विधेयक पास करेंगे, उन पर जो है राज्यपाल जो है हस्ताक्षर करेगा, और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र से होती है, जिन्हें जो है राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के इशारे पर। समझेंगे चीजों को। तो अंततः हर राज्य पर, सभी राज्यों पर केंद्र सरकार यानी लोकसभा का ही नियंत्रण रहता है। तो इस मामले में भी, अवशिष्ट मामले में भी जो है केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ कोई प्रश्न नहीं आता है कानून, क्योंकि ये लोग कानून नहीं बनाते हैं, ये लोग कानून की समीक्षा करते हैं। लेकिन जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार में, राज्य सरकार को विशेष पावर कानून पे नहीं है, केंद्र सरकार को ज्यादा होता है, तो केंद्र सरकार ही जो है अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाएगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। या कोई भी मामला जो मैक्सिमम, विधानसभा में कोई बिल आ रहा है, अगर केंद्र सरकार और राज्यपाल चाहे तो उसको अपने पास रख ले, राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेज दे, राष्ट्रपति उसको पॉकेट बीट, मतलब कहने का कि कुल मिला के हमारे राज्यों पर भी दिल्ली यानी संसद से नियंत्रण होता है, ये जान लीजिए। केंद्र सरकार मायने रखती है, तो आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। हम प्रश्न नंबर 10 की बाद प्रश्न नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरा ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बाबा बुदनगिरी पश्चिमी घाट की, भी बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है, टूरिस्ट प्लेस लोग बताते हैं यहाँ जो घूमने जाते हैं। महेंद्रगिरी, और इसके बाद डोडा बेट्टा जो है, इसके बाद अन्नामुडी। तो यहाँ पर आप जरा से ध्यान देंगे कि डोडा बेट्टा, अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, बाबा बुदनगिरी, यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे ऊंची चोटी जो है पश्चिमी घाट की कौन सी है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अन्नामुडी सही हो जाता है। अन्नामुडी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है पश्चिमी घाट की। डोडा बेट्टा भी जो है नीलगिरी पहाड़ी की जो है सबसे एक ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी की लेकिन है, इसको आप ध्यान देंगे कि डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अन्नामुडी सही हो जाता है। 12वां प्रश्न है, भारत सरकार का निम्न में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन नहीं करता है? फिर से एक जो है इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा प्रश्न जो है, एसएससी जीडी का बहुत फेवरेट प्रश्न है। इस तरह के ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे कि जो है थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़े कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो भुगतान, पेमेंट का काम नहीं करता। भुगतान माने जो है पेमेंट का काम कर, संचालन करता है माने पेमेंट का, जिसमें जो है पेमेंट का काम भी होता है। पेमेंट माने कि पैसे को जमा करना या भुगतान करना, पेमेंट लेना या देना, इस तरह का जो है भुगतान बैंक संचालन। तो ट्रांजैक्शन, लेन देन, पैसे का लेन देन, इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपको चीज़ों को बहुत आसानी से समझाएं। तो पैसे का लेन देन जो है कौन नहीं करता है? देखिए, आर्थिक मामलों के विभाग, भैया इसमें से आपने कभी पैसा निकाला है? नहीं। वित्तीय समावेशन विभाग, इसमें से भी आप कभी पैसा जमा निकाल। लेखा विभाग भी नहीं। यहाँ पर सही रहता है डाक विभाग में, आप जानते हैं आपका खाता भी बहुत से लोग का होगा,
डाक विभाग में खाता निकाल खोलिए, पैसे जमा करिए, एफडी बनाइए, सारी चीजें होती हैं। तो आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 13वां, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? आइए देखिए, इसमें भी एक जो है मिडुअल का प्रश्न बनता है। सुल्तान एक रजिया सुल्तान नाम सुने होंगे, कई बार कहावत में भी काफी फेमस है, रजिया फंस गई गुंडों में वाली कहानी, कि सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी बलवन, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी कैकुबाद। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बहुत समझने समझाने की बात नहीं है, जो है ऑप्शन नंबर सी जो है गुलाम वंश के संस्था जो है इल्तुतमिश, गुलाम वंश के ये शासक हैं, जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। 14वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? रिपोर्ट से संबंधित एक आध प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, एसएससी के हर प्रश्न जो है सेक्शन का एक पसंदीदा प्रश्न है। विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? उत्तर आप भी इसका निकालने का प्रयास करेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरा लिखिए ताकि पता चल सके कि किस स्तर पे आपकी भी तैयारी चल रही है। तो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला कौन है? यूनेस्को, ये भी विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट वगैरह का जो काम देखते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईएमएफ को भी जानते हैं, जो है इसका भी जो है मुख्यालय वगैरह बार बार पूछता है, स्विट्जरलैंड जिनेवा वगैरह में जो मुख्यालय है, वो सब सारी चीज़ों के बारे में आप एक बार याद कर लेंगे। तो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने का काम जो करते हैं, जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको आप ध्यान रखेंगे विश्व बैंक इसको प्रकाशित करते हैं। और मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, ये भी ध्यान रखेंगे, अगर मानव विकास रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसको यूएनडीपी वाले प्रकाशित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लोन वगैरह देती है, तो जानते हैं। बाकी यूनेस्को विश्व धरोहर वगैरह घोषित करती है, इसको भी आप जानते रहिए। ऑप्शन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में बार बार आपने प्रश्न देखा होगा परीक्षा में, शिव समुद्रम जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, इन पर एक फेमस है एग्जाम में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा, काली सिंह, तीस्ता। तो ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी जो है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है बनाती है। कावेरी नदी पर मैट्टूर बांध है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी जो है शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, यह परीक्षा में आता है, कई बार आया है इसके बांध या इसके जो है जलप्रपात। बाकी जो है धुआंधार जलप्रपात एक बार बार पूछता है, नर्मदा नदी वाला धुआंधार को भी आप याद रखेंगे, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, मुझे कई एग्जाम्स में मिला है, और यह नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान देंगे। 16वां, निम्नलिखित में कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से नवपाषाण का कौन सा सांस्कृतिक स्थल नहीं है? नहीं है को बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खतरनाक आइटम है ये, खतरा कर देगा तुरंत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे जरा, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, हमारी जो भी मेहनत है, हम जो भी वीडियोस बनाते हैं या फिर क्वेश्चन को सर्च करके उनके उत्तर को, सारी चीज़ों को एक विश्लेषणात्मक वे में आपके लिए लाते हैं, तो वह चीज़ें हमें एक जो है मोटिवेशन देती है। आपका ये लाइक शेयर सब्सक्राइब। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कुंतासी, ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर सी कोल्डी हवा, ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। कौन सा नवपाषाण से संबंधित सांस्कृतिक स्थल नहीं है? ध्यान देंगे, बुर्जहोम जानते हैं नवपाषाण से संबंधित संस्कृति, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिली है, मेहरगढ़ से भी मिली है, कोल्डी हवा से जो है जूते हुए खेत वगैरह कई सारी चीज़ें जो है यहाँ से भी प्राप्त हुई हैं। कुंतासी, ऑप्शन नंबर ए कुंतासी जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित है, नवपाषाण से संबंधित नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कुंतासी यहाँ सही हो जाता है, जो है ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है, इसमें बहुत समझाने की चीज़ नहीं है, इसको याद रखेंगे आप। कुंतासी कई बार प्रश्न में पूछा गया है, एग्जामिनर ऐसी चीज़ों को खोजता है जो आपने नहीं सुना होगा। बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डी हवा बहुत बार आप याद करते रहते हैं, लेकिन कुंतासी नहीं याद करते, सिंधु सभ्यता से संबंधित है, इसको ध्यान देंगे। 17वां प्रश्न है, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है। गजब का प्रश्न है, आसान लगेगा लेकिन कभी कभी टफ भी हो जाता है। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है, तो जैसे यहाँ पर इस तरह से आप देखते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए चलिए कि ये वृक्ष है, तो इस तरह से जो है शाखाएं निकली हैं, तो यहाँ पर एक जो है तने से ऐसे मान के चलिए कि अगर पत्ता निकला हुआ है इस तरह से, तो ये इस वाले भाग के बारे में पूछ रहा है। तो इस भाग को बहुत कुछ नहीं, यहाँ से आप बस इतना समझेंगे कि डंठल बोलते हैं, इस भाग को डंठल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पत्रदल नहीं, नस नहीं, अनुपर्ण नहीं।
पौधे से संबंधित एक प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में आता है, जो याद आ गया, मैं अभी आपको बता दूं। एक जो है जाइलम, इसको ध्यान रखेंगे, बार बार ये भी पूछा जो है एसएससी ने, जाइलम और फ्लोएम। बहुत कुछ नहीं, जड़ से जल को अवशोषित, इसको ध्यान रखेंगे, जड़ से जल व खाद्य पदार्थ को अवशोषित करके पौधे के सभी भाग तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। फ्लोएम में पी लगा है तो पत्ती से भोजन जो बना है प्रकाश संश्लेषण से, उस बने भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम नीचे से तक जो है यह फ्लोएम का होता है। इसको ध्यान रखेंगे, यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। 18वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर बिल्कुल भरोसा किया था, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी सही है। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु को आकर्षण करने के लिए जिम्मेदार बल है, एकदम सही बात है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ बात समझ में ये वाली नहीं आ रही है, थोड़ा सा देखते हैं, इसको रखते हैं अभी। यह वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह सही है। यहाँ पर जो है कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो है सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यह व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, यह जो है हम आपको बता दें कि इसमें होना चाहिए समानुपाती। यह जो है द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह व्युत्क्रमानुपाती नहीं बल्कि समानुपाती होता है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बीकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बीकमिंग, यह पुस्तक है, फेमस पुस्तक, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, जो है 13 मई, मिलेनिया ट्रम्प, शशि थरूर, मिशेल ओबामा। तो ऑप्शन नंबर बी, मिशेल ओबामा जो है बीकमिंग पुस्तक के लेखिका हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। मिशेल ओबामा, ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा, इनको ध्यान रखेंगे। 19वां प्रश्न, 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस टेस्ट सीरीज को पहुंचाइए ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, बीजी तिलक, महात्मा गांधी। बार बार जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज, अगर इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे, बहुत डीप अगर सर्च नहीं करते हैं तो पिंगली वेंकैया नायडू बार बार जो है झंडे का डिजाइन, और वहां पता चला पूछ दिया कि स्वदेशी आंदोलन, यानी जो है स्वदेशी आंदोलन जो है 1921 में जो चलता है, इस समय झंडे का किसने डिजाइन तैयार किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी सही होता है। इन्होंने, महात्मा गांधी ने उस समय जो है तिरंगे में लाल, बीच में सफेद और नीचे हरा, केसरिया, वही जो उसको आप समझ रहे हैं, लाल सफेद हरा कलर लगा करके, और इसमें बीच में चरखा रख के एक झंडा तैयार कर लिया था स्वदेशी। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछता है। जो वर्तमान ध्वज है पिंगली वेंकैया नायडू ने तैयार किया, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने जो है स्वराज ध्वज, जिसका नाम था स्वराज, अपने देश का ध्वज तैयार कर लिया था। इसको आप जरा से ध्यान रखेंगे। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है आप जान ही रहे हैं, जो जनगण मनगढ़ वाले जो है, बाल गंगाधर तिलक का जान ही रहे हैं, जो है बीजी तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अवनींद्रनाथ टैगोर को तो जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? भीमबेटका शैलाश्रय बिल्कुल है, भीमबेटका जो है शैलाश्रय जो है ये भी है, विरासत स्थल है। अजंता की गुफाएं आप जान रहे हैं, बिल्कुल है। आगरा का किला है। आदमगढ़ शैलाश्रय, यह जो है ये विश्व विरासत स्थल में भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है, आदमगढ़, ये वाला सही ऑप्शन है, ये नहीं है, निगेटिव प्रश्न नहीं है वाला, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत ही शालीनता से समझा पूरे प्रैक्टिस सेट को। हम आगे भी प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। कमेंट में कई लोग लिख रहे हैं सर प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू। दोस्तों ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए बस 2 ठो ला करके, बस प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूअस, प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। वीडियोस थोड़ा ड्यूटी में कभी कभी लेट हो सकता है, घंटे 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो है चूंकि आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट सर्विस के दौरान काफ़ी ड्यूटी का प्रेशर रहता है, चीज़ों में काफ़ी जो है
इधर उधर भी समय, हमारी ड्यूटी इधर उधर लगती है तो देना पड़ता है। उस दौरान अगर हम प्रैक्टिस सेट कभी घंटा 2 घंटा लेट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर मिलेगा, क्लासेस रेगुलर मिलेगी, चैनल से आपको सारी जानकारियाँ रेगुलर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो में कमेंट करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए तथा अपनी राय हमें दीजिए कि किस तरह से आपको ये प्रैक्टिस सेट लग रहा है, क्या यह आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। हमारे द्वारा प्रश्नों का कलेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खंगाल करके उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए कलेक्ट करके लाया गया, यह कैसा आपके लिए कितना लाभदायक है। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।